अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एक ऑफिशियल पीआर वीडियो रिलीज की है अपनी, जिसमें उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को दिखाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंडर जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज चल रही हैं उनको दिखाया है। खासतौर पर जहां LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन चल रही है, फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसकी प्रोडक्शन चल रही है, दूसरे बहुत से सिस्टम्स। यहाँ दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स को हम एनालाइज करेंगे और इसको हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स के साथ। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 10 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट कंप्लीटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर कर चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है, इस पर उनकी तारीफ बनती है। लेकिन अगर आप इन 10 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट को देखें तो इनमें से एक पर भी इंजन नहीं लगा हुआ, बगैर इंजन के ये एयरफ्रेम बने हुए हैं। अब इंजन इनमें अमेरिकन मेड है और अमेरिका इंजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अभी तक मैक्सिमम 7 इंजन प्रोवाइड किए गए हैं और 10 एयरक्राफ्ट हैं, तो इनको कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज रखने के लिए 10 इंजन नहीं चाहिए, एटलीस्ट 14 इंजन चाहिए होंगे इन 10 एयरक्राफ्ट के लिए। बिकॉज आप हर एयरक्राफ्ट में एक एक इंजन लगाएंगे, 10 इंजन तो आपके रहेंगे 24 घंटे ऑपरेशनल। फिर उसके अलावा आपको स्पेयर्स में इंजन चाहिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंजन आपके पास हो। लेट्स सपोज एक इंजन की सर्विस लाइफ कंप्लीट हो जाती है, लेट्स सपोज अगर जी 8000 घंटे की सर्विस लाइफ है वो मुकम्मल होगी। अब आपने उस इंजन को रिप्लेस करना है और पुराने इंजन को निकाल के आपने उसकी ट्यूनिंग / ओवरहॉलिंग करनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है। जब तक उसकी ओवरहॉलिंग नहीं हो जाती आप दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए एक्स्ट्रा इंजन चाहिए होते हैं। अभी तक 7 इंजन मिले हैं। 10 एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK1A इंडिया बना के बैठा हुआ है और वो फैसिलिटी में वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब इसको जरा आप कर लें पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 से कंपेयर। PSC कामरा ने बहुत सी चीजों को चेक एंड बैलेंस में रखा है, यहाँ तक कि फंड्स के इशू भी आते रहे हैं, आज तक इशूज आते हैं कई मामलात में। और आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि PFX एयरक्राफ्ट है तो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान उससे कैसे बनाएगा, इसीलिए उसमें तुर्की की साइड पर भी निगोशिएशंस की जा रही हैं। चाइना के ऑप्शन को भी देखा जा रहा है कि अगर कोई चाइना उसमें इंटरेस्ट शो कर दे, बिकॉज सिंगल हैंडेडली अगर पाकिस्तान उसमें जाएगा तो इतने फंड्स फिलहाल नहीं है। इंडिया के साथ इशू क्या आया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपनी ईगो में आगे कहा कि हम LCA तेजस को सिंगल हैंडेडली बनाएंगे, बैक एंड पर हम इसराइल से, फ्रांस से, रशिया से इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे, प्लस अमेरिका से भी। अब वो जो इक्विपमेंट स्टैंड लोन ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, उसकी डिलीवरी नहीं टाइम पर हो पा रही। इसमें इजरायली रडार है, उसकी डिलीवरीज में भी इशू है। इसमें अमेरिकन इंजन है, उसकी डिलीवरी में भी इशू है। एयरफ्रेम HAL ने बना के रख लिए हैं, लेकिन जब इंजन लगेंगे उस पर टेस्टिंग होगी, फिर एयरफोर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस आएगी, फिर ये डिलीवर हो सकते हैं, अदरवाइज इनकी डिलीवरी नहीं हो सकती। हालांकि इनकी डिलीवरी 2020 की ईरा में होनी थी। एक तो ये चीज है। अब उसके बाद अगर आप दूसरी पिक्चर में आ जाएं तो यहाँ एक तेजस MK1 एयरक्राफ्ट फुली लोडेड अपनी फुल पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है। इसको अगर आप देखें तो इसने 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स SRAM UK की कंपनी बनाती है और इसे कंपेयर किया जा सकता है PL-10E से, जो JF-17 ब्लॉक 3 कैरी करता है। स्पेसिफिकेशन वाइज भी अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम्पीट करते हैं। 3 मैक ऑलमोस्ट दोनों मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करते हैं और हाई ऑफ बोर साइड कैपेबिलिटी दोनों में है, IAR गाइडेड है। थ्रस्ट वेक्टरिंग की बात करें तो PL-10E सुपीरियर है SRAM से, बिकॉज SRAM में थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं है, जबकि PL-10E में थ्रस्ट वेक्टरिंग मौजूद है। और होप्स कैपेबिलिटी प्लस थ्रस्ट वेक्टरिंग ये PL-10E को ज्यादा सुपीरियर बनाती है इंडिया के तेजस MK1A पर यूज होने वाले SRAM मिसाइल से। फिर उसके बाद यहाँ एस्ट्रा MK1 मिसाइल को यूज किया गया है, जो सिंगल पल्स रॉकेट मोटर बेस्ड BVR मिसाइल है और मैक्सिमम रेंज देता है 100 किलोमीटर की। लेकिन मैक्सिमम रेंज अगर इसकी 100 किलोमीटर की है तो इफेक्टिव रेंज हेड ऑन चेज में वो इसकी होगी 80 किलोमीटर की, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 पर यूज हो रहा है PL-15, जिसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर एटलीस्ट क्लेम की जाती है, या 200 किलोमीटर प्लस भी। एक्चुअल रेंज चाइना ने कभी अनवील नहीं की, जबकि इफेक्टिव रेंज में ये 180 किलोमीटर दूर पर अपने टारगेट को स्ट्राइक कर चुका है। और उसमें यह भी हो सकता है कि JF-17 से फायर करके वापस मुड़ जाए और AWACS या हवा में उड़ता कोई दूसरा जेट एंड सी इसको गाइड कर दे, क्योंकि इसमें मिड कोर्स डाटा लिंक आपको अवेलेबल होता है और 2-वे डाटा लिंक भी अवेलेबल होता है कि एक एयरक्राफ्ट अगर फायर कर रहा है तो दूसरा एयरक्राफ्ट या दूसरा कोई भी सिस्टम इसे गाइड करवा सकता है। तो BVR कॉम्बैट के लिहाज से भी JF-17 को एज हासिल है। प्लस JF-17 BVR कॉम्बैट में ड्यूल इजेक्टर रैक्स को यूज कर सकता है, यानी कि एक वक्त में 4 BVR मिसाइल JF-17 कैरी करता है, जबकि तेजस MK1 एयरक्राफ्ट एक वक्त में मैक्सिमम 2 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है। तो यहाँ भी JF-17 को एक एज हासिल है। फिर आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट।
इस पर यूज हो रही है इजरायली मेड ELL A222SB सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रे बेस्ड नहीं है बट फेज्ड रे बेस्ड एक अच्छी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट है जिसमें डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी जैमर मौजूद होता है। ये क्या करता है कि अगर ये लेट्स सपोज एनिमी के एक F-16 पर जैम करने की कोशिश करता है या उसकी जो इनकमिंग रेज हैं, इनकमिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, उनको कैच करता है, तो ये अपने डाटा रिकॉर्डर में उन्हें रिकॉर्ड कर लेगा। फ्यूचर में अगर कभी भी F-16 को काउंटर करेगा तो ये उसको पहचान लेगा, उसको काउंटर करना फिर इसके लिए आसान होगा। जबकि दूसरी तरफ JF-17 ब्लॉक 3 में इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट यूज होती है जो कि चाइनीज KG-700 पर बेस्ड है। तो यहाँ मैं दोनों को बिल्कुल बराबर ही कंसीडर करूंगा बिकॉज पंजीकृत पोर्ट की इंटरनल स्पेसिफिकेशंस कभी भी अनवील नहीं की गई। इवन जो ये इजरायली पोर्ट है इसकी भी बहुत कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पायलट की अपनी टैक्टिक्स पर, इस एयरक्राफ्ट की इंटीग्रेशन पर मैटर करेगा कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। बट अगर इंटीग्रेशन के मामले पर आऊं तो JF-17 ब्लॉक 3 वेल इंटीग्रेटेड है और पाकिस्तान ऑपरेशनल सक्सेस भी इससे हासिल कर चुका है। जबकि तेजस Mk1 एयरक्राफ्ट ने भी फ्लाई करना है, अभी उसकी एक्सेप्टेंस ट्रायल भी नहीं हो सकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर उसके बाद टारगेटिंग पोर्ट पर आ जाए तो इस पर US मेड AN/AAQ-28 लाइटनिंग पोर्ट यूज हो रही है, जबकि JF-17 थंडर यूज करता है टर्किश एसेलसान की एसल पोर्ट। और एसल पोर्ट नाइजेरियन एयरफोर्स भी यूज कर रही है, पाकिस्तान यूज कर चुका है, इवन आजरबाईजानी एयरफोर्स भी यूज करती है और कॉम्बैट में भी इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में यूज किया जा चुका है। 28 पोर्ट की बात की जाए तो ये भी एक अच्छी पोर्ट है और दोनों पोर्ट्स कई मामलात में एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। बट अगर आप एसल पोर्ट को देखें तो वो ज्यादा लेटेस्ट पोर्ट है। इसका फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सर्च सिस्टम प्लस इसका लेजर डेजिग्नेशन और इसकी जो स्कैनिंग रेंज है वो तेजस की टारगेटिंग पोर्ट से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। देन उसके बाद तेजस ने यहाँ लेजर गाइडेड बॉम्ब को कैरी किया हुआ है, सेम वैसी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स JF-17 थंडर भी कैरी कर सकता है। बट यहाँ जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हों, चाहे BVR मिसाइल हो या BVR मिसाइल्स की कैरिंग कैपेसिटी हो, उसमें JF-17 थंडर को एक क्लियर एज है। उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि थंडर 2-3 साल पहले इंडक्ट भी हो चुका है, ऑपरेशनल सक्सेस उसने हासिल की है, एक्सपोर्ट सक्सेस हासिल की है और वो भी उस PAC कामरा के अंडर जिसके पास फंड्स के इशू भी हैं। अदारा छोटा है क्योंकि उसके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जितना बजट नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास इतना बजट होता तो शायद आज हम कहीं का कहीं बैठे होते। बहरहाल PFX के मामले पर जहां तक बात है, क्योंकि ये फ्यूचर का एक पाकिस्तान का लीडिंग प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्सेस की प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि अगर आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को रन करना है तो आपको ज्यादा फंड्स चाहिए। उसकी एक सूरत तो ये है कि JF-17 के ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए और आपके पास इतने फंड्स जनरेट हों कि आप PFX को आगे लेकर चल सकें। दूसरा इसका तरीका फिर कोलैबोरेशन है। जैसे आपने JF-17 बनाया, आप अपने किसी एलाई को पकड़ें, तुर्की हो या चाइना हो, ठीक है, उससे कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर आप कोलैबोरेटिव एक इंगेजमेंट को इनिशिएट करें और अल्टीमेटली PFX के साथ बढ़ें। बिकॉज स्टैंड लोन आप नेस्टैप के सर पर डाल दें PFX के, जी अच्छा हम कम फंड्स में PFX एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना ले, पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।